गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 23 मार्च 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हें कलेक्ट करके लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखते जाइए, उसको एक एक करके आप पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो योजनाओं वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए कौन सी योजना है, दयालु योजना। ठीक है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से सीधे योजना का नाम ही पूछेगा, दयालु योजना किस राज्य से है? तो दयालु योजना किस राज्य से है? हरियाणा से है। ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको लॉन्च किया है। जो भी पारिवारिक इकोनॉमिक या वित्तीय मामले में पिछड़े परिवार हैं, जिनकी वार्षिक इनकम 1,80,000 से कम है, 1,80,000 रुपए से कम है, वो इस वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मतलब योग्य है। ठीक है, तो वित्तीय सहायता वो प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय सहायता क्यों मिलेगी? अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या कोई विकलांग हो जाता है, या फिर किसी वजह से किसी की प्राकृतिक मृत्यु ही हो जाती है, तो अगर किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी जो पूरा परिवार होता है वो उसी पे डिपेंड रहता है। मैक्सिमम तो ऐसा ही होता है ना। तो उस परिवार को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने एक वित्तीय सहायता के लिए दयालु योजना शुरू की है कि ये एक दयालु योजना है। ठीक है, इससे पहले भी क्या ऐसी कोई योजना थी? तो इससे पहले एक योजना थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और कोई योजना थी प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। इन दोनों योजनाओं में कितना मिलता था? लगभग 2 लाख रुपए मिलते थे। ये योजना क्या अलग है? नहीं, ये योजना इस योजना में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और सौराष्ट्र। तमिलनाडु आप जानते होंगे साउथ इंडिया में पड़ता है। ठीक है, और सौराष्ट्र कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात का एक हिस्सा है साउथ वाला, वो होता है सौराष्ट्र। ठीक है, और सौराष्ट्र में ही जूनागढ़ था, जिसको जनमत संग्रह से भारत में मिला लिया गया था। तो जूनागढ़ और जनमत संग्रह क्या होता है? रेफरेंडम। तो तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए, ये जोड़ने का मतलब क्या? ब्रिज बनाया जाएगा, कुछ और किया जाएगा? जोड़ने का मतलब है कि उनकी कलाओं में या उनकी संस्कृतियों से उनके लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिले। बेसिकली क्या होता है ना कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। जितने पर्यटक आएंगे, जहां पे भी आए, टेम्पो से आए, टेम्पो वाले को पैसा दिए, वहां पे सामान खाए, फुल्की खाए, चाट बर्गर जो भी खाए उसको पैसा दिए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ावे। तो एक दृष्टि से मतलब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और एक राज्य के दूसरे राज्य में लोग जाएंगे तो आपसी तालमेल बनेगा। तमिलनाडु क्या था कि सौराष्ट्र के लोग, कहां के लोग? सौराष्ट्र के लोग कुछ साल पहले तमिलनाडु शिफ्ट हो गए थे। कई लाख लोग, 1-2 लाख लोग नहीं, कई लाख लोग तमिलनाडु शिफ्ट हो गए थे। तो उन्हीं तमिलनाडु लोगों के लिए कि आप लोग तो पहले सौराष्ट्र के ही थे, अब आप लोग को अपने घर में घूमने का मौका मिलेगा तो एक बार आके घूम जाइए। इस तरह से एक संगम योजना शुरू की गई है। और इसमें क्या है? तमिलनाडु और सौराष्ट्र में। लेकिन आयोजन हो कहां रहा है? कौन बुला रहा है? गेस्ट मतलब होस्ट कौन है? तो होस्ट है गुजरात। और क्या क्या देखने के लिए बुला रहे हैं? अपना द्वारका जो है, द्वारका और स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर वाली, ठीक है, और सोमनाथ मंदिर, और इसी तरह ढेर सारे पर्यटक स्थल है जो देखने के लिए बुला रहे हैं। तो ये कहां पे हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल कौन सी है? गांधीनगर। कई लोग अहमदाबाद समझ लेते हैं। तो देखिए ये गुजरात है। गुजरात की सीमा को टच करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। सबसे ज्यादा समुद्री सीमा को टच करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, क्योंकि इसका आकार ही ऐसा है कि सबसे ज्यादा सीमा को टच कर लेता है। ठीक है, और गुजरात की कैपिटल कहां पे है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, वो यहाँ पे है गांधीनगर। गांधीनगर पूरी लैंड लॉक्ड है, मतलब कि ये किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करती। और अहमदाबाद यहाँ पे ये समुद्री सीमा को टच करती है। ठीक है, और यहाँ है सूरत, जो हीरा कटाई के लिए, कपड़ों के लिए, मिल्स के लिए बहुत फेमस है। ये है भरूच, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और ये वडोदरा है, और यहीं से नर्मदा नदी होकर आती है। ठीक है,
हाल ही में इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया। आपको पता है कि जो भी मतलब सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, वो भूमध्य रेखा के पास होने चाहिए, भूमध्य रेखा से जितने पास हो सके। इसलिए रूस भी जो है अपने देश में नहीं इसको लॉन्च करता है, वो लाके इधर कजाकिस्तान के पास लॉन्च करता है, बैकानूर स्टेशन से। उसी तरह भारत भी अपने साउथ एयर पार्ट में जाके लॉन्च करता है। तो फिर भूटान एकदम ऊपर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भूटान में उन्होंने कोई सैटेलाइट लॉन्च सिस्टम नहीं भेजा है, इन्होंने वहां पे ग्राउंड स्टेशन खोला है। क्या खोला है? ग्राउंड स्टेशन। ग्राउंड स्टेशन यानी कि वहां पे एक ऐसा छतरी जैसा नेटवर्क लगा देंगे, ये रिसीव करेगा वहां से रियल इमेज, अपने भूटान में जो भी उनको रियल इमेजेस चाहिए वहां के प्रकृति की एकदम रियल टाइम, अभी कुछ हो रहा है, अभी जंगल में आग लग रही तो अभी उनको दिख जाए, तो वहां की एकदम रियल इमेजेस देखने के लिए, अपने और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारियां जुटाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो ये किससे लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था C-54 द्वारा। किसके द्वारा? PSLV C-54 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्या नाम है इसका? INS-2B। INS-2B, ठीक है। तो INS क्या? इसरो नैनो सैटेलाइट टू भूटान। और इसमें दो नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, मतलब ढेर सारे थे, इंडियन और यूरोप का मिला के था, फ्रांस वालों के साथ, ठीक है। ढेर सारे लॉन्च किए गए थे, बस उसमें दो जो था वो भूटान वाला था, ठीक है। तो उसमें क्या था, वो किसके लिए था? वो वहां के प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति की अच्छी इमेज मिल सके उसके लिए था। उसी के लिए ग्राउंड स्टेशन इसरो ने स्थापना कर दी। कहां पे की है? ये की है भूटान की कैपिटल थिम्पू में। भूटान को और कौन सा कहते हैं? इसको तड़ित झंझावत का देश भी बोलते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोलते हैं। जिस तरह थॉर होता है ना, थॉर, उसी तरह लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है भूटान, ठीक है। इसरो के बारे में कुछ चीजें देख लीजिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को सतीश धवन के द्वारा हुई थी, ठीक है। इसरो के समय हेड कौन है? एस स्वामीनाथ। किस नंबर के हैं? 10वें नंबर के हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी मास्टर्स 1000, ठीक है। एटीपी मास्टर्स 1000 या 1000 का खिताब ये किस गेम से रिलेटेड है? सबसे पहले ये देख लीजिए। तो ये रिलेटेड है टेनिस। किस गेम से रिलेटेड है? टेनिस से। खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस, यानी अब तक जितने लोगों ने जीता उसमें सबसे ज्यादा उम्र इनकी है, ये है रोहन बोपन्ना। क्या नाम है? रोहन बोपन्ना। इन्होंने 24 बार एटीपी टाइटल जीता है, 24 बार एटीपी टाइटल जीता है, और 5 बार एटीपी 1000 जीता है। और इस बार इनकी एज बढ़ गई है, तो सिंपली इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो कौन जीता? ये जीते हैं रोहन बोपन्ना, ठीक है। अब कुछ टेनिस के जो 4 प्रमुख मैच होते हैं, ओपन जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं? ए ऑस्ट्रेलियन, दूसरा कौन सा है? फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन, और चौथा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी एस से कर देते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका ओपन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन को किसने जीता है? इसको भी जीता है राफेल नडाल ने। विंबलडन ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। तो ये किसने जीता है? राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन किसने जीता है? राफेल नडाल। कहां के हैं? स्पेन के हैं। ये भी तो राफेल नडाल ही है, तो ये भी स्पेन के ही हुए। अब नोवाक जोकोविच इन्होंने जीता, ये कहां के हैं? सर्बिया के हैं, सर्बिया के, ठीक है। और ये कौन सा है? चौथा कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओपन। इसको किसने जीता है? इसको जीता है सी अल्काराज गाफिया। किसने जीता है? सी अल्काराज गाफिया। ये कहां के है? ये भी है स्पेन के, ठीक है। ये हार्ड सरफेस पे होता है, ये हार्ड सरफेस पे होता है, यानी इसका मतलब ये दोनों सॉफ्ट सरफेस होता है। फ्रेंच वाला जो होता है ये मिट्टी पे होता है, मिट्टी पे, फ्रेंच वाला मिट्टी पे, और विंबलडन वाला घास के मैदान पे, ठीक है।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसने एक हेल्दी शहर की रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट किस बेसिस पे है? ये रिपोर्ट इस बेसिस पे कि वहां तंबाकू या गुटखा या फिर जो भी नशे मध्य पदार्थ है जैसे कि सिगरेट विगरेट पीना कितना बैन है, और बैन होने के बाद कितना लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना लोगों में बीमारियां कम हो रही है। तो अब ये WHO है, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये हेल्थ से रिलेटेड ही चीजें बताएगा ना, कहाँ के लोगों का जीवन कितना सुरक्षित है। तो इसमें टॉप 5 शहर जो थे जिसमें पूरी दुनिया के शहर थे, उसमें से 5वां शहर जो बना है वो बेंगलोर है। और भारत का नंबर 1 शहर कौन बना? बेंगलोर। ये जगह जगह के शहरों को वो करता है कि इंकरेज करता है कि आप भी अपने यहाँ पे अच्छी अच्छी कंडीशन लाइए, लोग ज्यादा हेल्दी हो। तो कौन सा शहर आया है? बेंगलोर। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? तो ये खुला है हैदराबाद। कहाँ खुला है? हैदराबाद। इसके बाद अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तमिलनाडु। इसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है उड़न परी। कौन है उड़न परी? कौन है? PT उषा। कौन है? PT उषा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? लांस नायक मंजू। आप सिर्फ मंजू भी याद कर सकते हैं, बट पूरा याद रहेगा तो क्या दिक्कत है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? इसको मैं बता चुका हूं, श्रीगंगा। नाम में ट भी है बट टी साइलेंट है, तो श्रीगंगा। ठीक है, नगर पालिका का बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? ये बना है बड़ोदरा। ठीक है, शहर पूरे राज्य में सोने की एकमात्र कीमत लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है केरल। ठीक है, कौन सा राज्य बना है? केरल। 100% हर घर जल घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। भूपेंद्र भाई पटेल बहुत कमाल कर रहे हैं भाई। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ये है मोढेरा। कौन सा है? मोढेरा। कहां पे? ये गुजरात में। इसके बाद है गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी गुजरात है। कौन सा? गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा है? आपको क्या लगता है, भारत वाले बहुत दुखी रहते हैं? भारत वाले खुश नहीं रहते? क्या बहुत बड़ा दुख है? कभी कोई हंसते हुए नहीं दिखता, खुश रहते हैं ना। तो इस रिपोर्ट में भारत तो बहुत टॉप पे होगा। यहाँ तो सब लोग एक दूसरे घर मिलते जुलते हैं, सभी दोस्त मिलकर एक दूसरे से मस्ती करते हैं, यहाँ दिन भर टिकटॉक देखते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। लेकिन इसकी रिपोर्ट को देख के तो लगता है भारत सबसे ज्यादा दुखी है। इसमें टोटल 137 देशों का इस रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। 6 बार से लगातार फिनलैंड ये 6 बार से लगातार टॉप नंबर पे बना हुआ है। ठीक है, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एशिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो टॉप 20 में आता हो। कोई भी ऐसा देश नहीं जो टॉप 20 में आता हो। ठीक है, और भारत जो है उस अंडर 100 में भी नहीं आता। भारत अंडर 100 में भी नहीं आता। भारत की रैंक आती है 126वीं। इसको देख के तो लग रहा है भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी देश है। इसके साथ साथ भारत के लिए शर्म की बात क्या है वो बताता हूं। बांग्लादेश अपना पड़ोसी जिसकी हम लोग हमेशा मदद करते रहते हैं, उसकी पोजीशन है 102वीं। नेपाल जिसकी पोजीशन है 78वीं। म्यांमार जहां तख्ता पलट हुआ है, जहां पे डेली सैनिक टैंक लेके घूम रहे हैं, लोगों को घर सहित उड़ा दे रहे हैं। म्यांमार, आंग सान सूकी को जिन्होंने अरेस्ट कर रखा है, उनकी पोजीशन भी हमसे अच्छी है 72वीं। पाकिस्तान जहां पे मस्जिद में बम फूट जाते हैं, कौन सा जगह है? पाकिस्तान, जहां पे रोड पे निकलना तक सेफ नहीं है, कब किसकी गाड़ी पे बम फूट जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान की पोजीशन है 108वीं। और चाइना
जहां पे कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज ही नहीं है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट है जिसको वोट देना है वो दो, जिसको नहीं देना है वो भी दो। चाइना की भी कंडीशन कौन सी है? 64th यानी 64वीं। उससे लग रहा है सबसे ज्यादा दुखी इंडिया ही है। डेमोक्रेसी लगा के हुआ है क्या ऐसा? लगता है कुछ नया चीज निकलाना पड़ेगा। ठीक है, वेल्थ रिपोर्ट आई है। वेल्थ रिपोर्ट को कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक। कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक। दुनिया का सबसे महंगा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे महंगा देश है मोनाको। मोनाको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर ले जाने पे यहां से 17 स्क्वायर मीटर की जमीन मिलेगी। IQ एयर। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चार्ट। भारत इसमें किस नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। ठीक है, और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है भिवाड़ी, जो कि तीसरे नंबर पे है। टॉप 10 में टॉप 6 शहर भारत के हैं। भिवाड़ी के बाद नई दिल्ली है, और टॉप 50 में से 39 भारत के ही है। महानतम शहर, ग्रेटेस्ट सिटी, ये कौन जारी किया? ये टाइम मैगजीन। और ये IQ ईयर कौन जारी किया है? ये स्विस फर्म। कौन जारी किया है? स्विस फर्म। तो टाइम मैगजीन ने लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी है ही, उसके साथ मयूरभंज कहाँ का है? उड़ीसा का। इन दोनों को शामिल किया है। हेनलैंड पासपोर्ट इंडेक्स को कौन जारी करता है? हेनलैंड पार्टनर्स। कौन सा नंबर है इस बार भारत का? पहले तो 87वां था, इस बार घट के 85वां आ गया। मतलब क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पासपोर्ट और मजबूत हुआ है। कितने देशों में? 191 देशों में। कौन से लेवल की रैंकिंग थी? Q1। 4 रिपोर्ट निकालता है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कला निधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आप इनको देख रहे हो, इनका नाम है बॉम्बे जयश्री। क्या नाम है इनका? बॉम्बे जयश्री। तो इनका पुरस्कार कौन सा? संगीत कला निधि। क्या नाम है इसका? संगीत कला निधि। संगीत को हटा के सिर्फ नृत्य लगा दीजिए। संगीत मतलब गाने वाला कला निधि, नृत्य वाला डांस करने वाला कला निधि। तो नृत्य कला अकादमी का पुरस्कार है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। किसको मिला है? बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। इसके बाद देखिए संगीत क्या है? संगीत एक कला है, सिंपली। तो संगीत एक कला है। अब इसके टीचर को क्या बोलेंगे? आचार्य। तो संगीत कला आचार्य का पुरस्कार मिला है पलकुलांगरा अंबिका देवी। क्या नाम है? पलकुलांगरा अंबिका देवी। इसके बाद टीटी के पुरस्कार, टीटी के पुरस्कार मिला है TR सुब्रमण्यम को। ठीक है, टी से टीटी के और टी से TR सुब्रमण्यम। तो टीटी के पुरस्कार मिला है TR सुब्रमण्यम को। ठीक है, ये रहा संगीत कला निधि बॉम्बे जयश्री को मिला है। ये वीणा बजाती हैं, जयश्री वीणा। ठीक है, और नृत्य कला निधि पुरस्कार बसंत इनको मिला है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के डांसर है। और आचार्य का पुरस्कार आपने देख ही लिया, पलकुलांगरा अंबिका देवी को मिला है। ठीक है, और ये जो मतलब कला अकादमी का अवार्ड होगा ये 15 दिसंबर से होगा, और 1 जनवरी को इनको ये पुरस्कार बांटा जाएगा। 1 जनवरी 2023 तो बीत चुकी है, तो 2024 वाले में बांटा जाएगा। इसके बाद जैसे ही उसके बाद डांस वाला फाइनल होगा, उसी में डांस जो है नरसिम्हाचारी जी को भी ये अवार्ड मिलेगा। ठीक है, इसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान ये देख लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान ये तीनों के तीनों को देता है के बिरला। ये सभी भारतीय भाषाओं में या भारतीय रचनाकारों को मिलती है, शेड्यूल 8 के 22 लैंग्वेजेस को, लेकिन बिहारी सिर्फ राजस्थानी और हिंदी को मिलती है। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए मिलते हैं। कितने? 15 लाख। व्यास सम्मान में 4 लाख और बिहारी में 2.5 लाख। अब सबसे कम भाषा पे होगा तो सबसे कम वाला पुरस्कार भी तो मिलेगा। सरस्वती सम्मान स से सरस्वती, अब सरस्वती जी और शंकर जी, ठीक है, शिव शंकर और सरस्वती जी दोनों लोग देवता है। तो ठीक है, तो सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी, शिव शंकरी। अब ये लोग जिसको वरदान देंगे वो तो सूर्यवंश का ही हुआ ना, तो इनकी रचना कौन सी है शिव शंकरी की? सूर्यवंशम, सूर्यवंशम। अब देखिए व्यास है, तो वेद व्यास को आप जानते हो, ट्रिक बता रहा हूं, ये ऐसा कुछ है नहीं। व्यास है, ठीक है, तो व्यास जो है ये क्या है? वेद व्यास है। ठीक है, तो इनको हुआ ज्ञान, ठीक है, और इन अब किसी ने कहा कि
चतुर्वेदी, यानी ये चारों वेदों को पढ़ लिया भगवान व्यास ने, ठीक है, या वेद व्यास ने। लेकिन समाज इन्हें क्या समझा, समाज इनको क्या लगा, पागल खाना। इनको लगा कि बाकी तो इतना तो कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो इनको लगा समाज पागल खाना है। यानी व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागल खाने के लिए। सरस्वती सम्मान 15 लाख रुपए की राशि शिव शंकरी को मिली है सूर्यवंशम के लिए। अब बिहारी पुरस्कार मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा। और ये किस नंबर का पुरस्कार है, 32वां। ये तीनों के तीनों 32वें नंबर का पुरस्कार है। अब आज का सवाल है WHO का फुल फॉर्म, आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने कौन सी योजना शुरू की, दयालु योजना। कहां के, हरियाणा के। तमिलनाडु और सौराष्ट्र को जोड़ने के लिए तमिल सौराष्ट्र संगम की शुरुआत हुई है गुजरात में। और काशी तमिल संगमम हुआ था अभी कुछ दिन पहले 19 नवंबर 2022 को, ठीक है। और ये रहा गुजरात। हाल ही में इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहां किया, भूटान में किया है। इसके बाद ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। हाल ही में WHO का पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड बेंगलुरु को टॉप स्थान मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रेटिंग में भारत की पोजीशन है 126वीं, 137वीं है अफगानिस्तान की, सबसे लास्ट पे है। सबसे पहले नंबर पे फिनलैंड, जो वही नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यही सब लोग हैप्पी आइलैंड। बाकी हम लोग तो बहुत दुखी है भाई, पाकिस्तान से भी ज्यादा दुखी है। और उससे छोड़िए म्यांमार, जहाँ पे सैनिक तोप लेके घूम रहे हैं, किसको चाहिए, किसको डेमोक्रेसी चाहिए, किसको ऑंग सान सू की चाहिए, उड़ा दे रहे हैं पूरा, मतलब फैमिली उड़ा दे रहे हैं। वो लोग खुश हैं, हम लोग बहुत दुखी हैं। हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो बॉम्बे जयश्री को, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को। ये संगीत कला निधि को हटा दीजिए, नृत्य कला निधि पुरस्कार वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। पल कुलांगरा अंबिका देवी को मिला है संगीत कला आचार्य का पुरस्कार। TR सुब्रमण्यम को मिला TTK पुरस्कार। क्या है, TTK पुरस्कार, सिंपल। WHO का फुल फॉर्म आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। और आज बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। आज आजादी के परवाने, आजादी के मतवाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर लटक गए थे अपनी आजादी के लिए। और हम जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर डरते रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। जब इन लोगों को पता चला कि लो डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, सुबह फांसी देनी थी, जब भी टाइम रहा हो, तो अचानक से रात में करीब 2-3 बजे के पास इन लोगों को कहा कि चलिए आपको फांसी का टाइम हो गया है। तो भगत सिंह के पास आए पुलिस, मतलब वो भी जो अंग्रेज पुलिस वाले थे, बोले कि चलिए आपके फांसी टाइम हो गया, रुक जाओ 2-3 पेज बचा, अभी और पढ़ लेने दो। कमाल के आदमी थे यार, गजब हिम्मत थी। इसका सुखदेव वो कोई गाना गा रहे थे, और जो राजगोपालाचारी हैं वो कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मतलब क्या गजब दृश्य रहा होगा, जो देखा होगा वो भी द्रवित हो गया होगा, ठीक है। तो उनको सत नमन है, उनको सत कोटि प्रणाम है, ठीक है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो भगत सिंह को फिर से 100 बार प्रणाम, उनको सत कोटि नमन, जो देश के लिए बिना अपनी जान को परवाह झूल गए। तो कीप स्टडिंग, कीप हेल्दी, थैंक यू।